घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabarwal.com. your search ends here. जी हाँ दोस्तों, जब भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आपको एक नाम ऐसा चाहिए होता है जिसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होती हैं, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन होती है कम्युनिटी में, और जो आप तक जो कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इन्वेस्टमेंट का आइडिया पहुंचाया जाता है, उसके पीछे पूरी टीम का बड़ा सारा हार्ड वर्क होता है। तो रियल एस्टेट गुरु पीके सबरवाल जी हमारे साथ अब जुड़ेंगे आवर FM 91.9 पर। पीके जी, वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? Thank you very much, Shalini, and very good afternoon to all our listeners. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे पीके जी। और अब जो है मार्केट की सूरत हाल को देखकर कभी जरा लोग ज्यादा खुश हो जाते हैं, कभी मायूस हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इंतजार रहता है कि कब वेडनेसडे आएगा और कब आपकी आवाज सुनेंगे, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आपसे मिलता है, जो रियलिस्टिक अप्रोच आपसे मिलती है, तो उनको लगता है कि ये ही सही है। तो मार्केट के हवाले से पूछूं आपसे पीके जी, तो क्या रियलिस्टिक इस वक्त सिचुएशन है मार्केट की? जी, मार्केट बिल्कुल रुकी हुई है, बिल्कुल फ्लैट समझ लीजिए आप एक किस्म से। 3 बार इंटरेस्ट रेट कम हुआ, 75 बेसिस पॉइंट्स कम होने के बाद भी द बायर्स ऑन द साइड लाइन बैठे हुए इस वक्त। और अगर मैं इसकी फिगर बताऊं तो टोरंटो की अगर बात करें तो रीसेल एक्टिविटी जो है वो वेरी मॉडेस्ट 3.3% इंक्रीज हुई है फ्रॉम अगस्त टू सितंबर, इंक्रीज हुई है 3.3%। लेकिन अगर हम ये देखें कि लिस्टिंग्स कितनी मार्केट में आई है, 3 टाइम्स मोर, 10%। यानी कि अगर लिस्टिंग्स को देखें तो सेल सोल्ड जो हुए हैं घर 3.3% ज्यादा, वो ना के बराबर हुए। और ये तो होगी आपकी मार्केट में जो लिस्टिंग्स आई हैं, यानी कि बेचने वाले ज्यादा, खरीदने वाले कम, क्योंकि बायर अभी भी रुका हुआ है, वो इंतजार कर रहा है। अभी RBC की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था ये रॉन्ग अप्रोच है बायर्स की कि भाई इंटरेस्ट गिरेगा तो लेंगे। उनको ये नहीं समझ आ रही कि इंटरेस्ट गिरना शुरू हो गया और ये गारंटीड गिरेगा, लेकिन तब तक मार्केट बढ़नी शुरू हो जाएगी तो फिर आपके हाथ से आपकी चॉइस भी निकल जाएगी और नेगोशिएशन भी निकल जाएगी। दूसरी तरफ से CMSC की जो रिपोर्ट आई है, हाउसिंग स्टार्ट्स 30,000 कम हुए हैं 2023 के अंदर, 2023 30,000 हाउसेज स्टार्ट कम हुए हैं, और ये यानी कि 10 to 15% ईयर ओवर ईयर कम है। यहाँ से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शॉर्टेज होने वाली है, कोई इसको रोक नहीं सकता। जो आज हाउसिंग स्टार्ट कम हुए हैं, दैट मीन्स कि इसकी शॉर्टेज अगले 2-3 सालों में नजर आएगी। जी, और मेरा ख्याल है, मेरा भी ये मानना है कि बायर्स के लिए दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। रीसेल में अगर लेना है या आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, बिल्डर्स ह्यूज इंसेंटिव दे रहे हैं, मुंह मांगे इंसेंटिव दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कोटा पूरा करना है, और रीसेल के अंदर भी सेलर्स नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं। दिस इज द राइट मार्केट टू जंप इन। जी, यही मेरा आपसे अगला सवाल था कि इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट और नॉट? बिल्कुल यही राइट टाइम है, क्योंकि अभी मार्केट आपके हाथ में है। देखो, बायर्स के हाथ में मार्केट है, आप लोग तो वो टाइम था जब हम लाइन लगा के खड़े होते थे और शाम तक 50,000 रेट बढ़ जाता था। आज वो टाइम है, बिल्डर 50,000 रेट कम कर रहा है, तो आज हमारे आगे लाइन लगी है और हम सोए हुए हैं। This is the right time to buy. This is the right time to invest. वंडरफुल वंडरफुल। दोस्तों, teamsabarwal.com जरूर विजिट करेंगे आप, और नंबर नोट कर लें तो कॉल और टेक्स्ट 647-864-8844। हम इस वक्त अवर FM 91.9 पर बात कर रहे हैं रियल एस्टेट गुरु पीके सबरवाल जी के साथ। अब इंटरेस्ट रेट की सूरत हाल देखें, उसके बारे में बात करें पीके जी, तो इंटरेस्ट रेट कितना नीचे और जा सकते हैं? बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं लोग इस वक्त। बिल्कुल शालिनी, देखो बात ये है कि मैं एज ए लेमैन, मैं क्या कहूँ, मैं तो जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनके जो कमेंट्स हैं वो उसकी बात करता हूँ। जैसे फॉर्मर डिप्टी गवर्नर जो पॉल ब्रोडरी हैं, उनका भी कमेंट आया, बड़ा स्ट्रॉन्ग कमेंट आया उनका। उन्होंने इतना क्लियर कहा है कि आई वुड रियली बेट on 50 basis point drop on 23rd of October। वो कह रहे हैं आई वुड रियली बेट, यानी कि ये नहीं कि 25 बेसिस पॉइंट 23 अक्टूबर को कम होगा, वो कह रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट नीचे होने की उम्मीद है एज पर द वेज ग्रोथ और दूसरी जो एक्सपेक्टेशन थी पॉलिसी मेकर्स की, कॉर्पोरेट प्राइसिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उनको देखते हुए वो कह रहे हैं कि आई वुड रियली बेट
अच्छा, ये तो होगी बात 23 अक्टूबर की। उसके बाद आप देख लीजिएगा 11 दिसंबर को फिर ये होने वाला है, फिर इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, फिर आप 29 जनवरी को जाइए, अभी आएगा नीचे। और ये जो है ये मानना पड़ेगा हमारे को कि अब ये 3% ओवरनाइट में जाके रुकेगा स्प्रिंग तक। यानी कि मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछें तो अगले स्प्रिंग 2025 के स्प्रिंग तक 125 बेसिस पॉइंट नीचे आएगा। आज 4.2% है ओवरनाइट, ये 3% तक जाएगा। और ऊपर से जो अमेरिकन यूएस की रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, देखो उन्होंने एक झटके से 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया था। प्लस उनकी जो एम्प्लॉयमेंट की फिगर इतनी जबरदस्त आई है, हम उनके पीछे देखा जाए तो वॉच करते हुए चलते हैं। मेरे को लगता है कि आई एम प्रीटी श्योर 125 बेसिस पॉइंट और नीचे आएगा ये बाय द स्प्रिंग 2025। क्या बात है। तो अब दोनों पहलू होते हैं एक सिक्के के, पीके जी। जब वो इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो लोगों जो मॉर्गेजेस हैं वो अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, बट एट द सेम टाइम प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी हाई हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक बात है जी। तो इस वक्त मेरे ख्याल से जैसा आपने कहा इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होगा, जिससे अफोर्डेबिलिटी बाद में उनकी बेहतर हो जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी कर लें तो इट में। बिल्कुल ठीक बात है। देखो ना, ऊपर से अमोर्टाइजेशन भी 30 ईयर का हो गया। 30 ईयर का अमोर्टाइजेशन हो गया, और जो भी फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, और उससे भी आपकी मॉर्गेज पेमेंट लगभग 8% कम हो गई। लगभग 8% आपकी मॉर्गेज पेमेंट भी तो कम हो गई। तो ये तो फर्स्ट टाइम बायर या कोई, देखो एक फिगर है, बड़ी क्लियर सी फिगर एक आई है 2020 में था ना कोविड, हाँ उससे पहले 2019 में, क्योंकि प्राइस भी कम थे और इंटरेस्ट भी बहुत कम था, तो एक एवरेज घर खरीदने के लिए एक परिवार को 96,000 इनकम की जरूरत होती थी। अच्छा, राइट। वो बढ़कर 2023 में वो इनकम 161,000 हो गई। अफोर्डेबिलिटी का सत्यानाश हो गया, मतलब बुरा हाल हो गया। आदमी सोच नहीं सकता, कहाँ 96,000, कहाँ 161,000। सैलरीज में कोई इजाफा हुआ नहीं है, ज्यादा हुआ नहीं, 2.3% सिर्फ ओनली 2.3% सैलरी इजाफा। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट 3 बार कम हुआ, उससे जो है अब ये 196,000 से 161,000 में गया, और 161,000 से अभी 3 बार इंटरेस्ट रेट 75 बेसिस कम होने के बाद वो इनकम की जरूरत अब 155,000 की रह गई। मतलब कम हुआ, 6,000 कम हो गया। ये अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। अच्छा, अब अगर हम देखें शालिनी जी की सिर्फ 6 ईयर तो कम हुई, नहीं वो नहीं हुई, क्योंकि आपका अमोर्टाइजेशन भी तो 30 ईयर का हो गया। 8% पेमेंट भी तो वहाँ कम हो गई। ये तो हुआ सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट। लेकिन अगर 125 बेसिस पॉइंट जब और नीचे होगा, तो ये अगर इफ द प्राइस रिमेन सेम, बात हो रही है इफ द प्राइस रिमेन सेम, तो ये जो है इसके अंदर आप 10 जरूर कम कर लीजिए, तो 145 हो जाती है आपकी अफोर्डेबिलिटी। यानी कि अफोर्डेबिलिटी अच्छी हो रही है, बढ़ रही है। ऊपर से नेगोशिएशन है, ऊपर से आपकी चॉइस है। दिस इज द राइट टाइम टू हिट। All right, so guys, stay put together। थोड़े से महीनों का इंतजार, और उसके बाद फिर जो है ये जो पीके जी ने भी बताए, और ये स्टैट्स अगर हमारे सामने आ जाएं तो बस पुरानी परेशानियां हम सभी लोग भूल जाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, लाइक यू सेड बिफोर। तो एक मैसेज आया है अभी पीके जी, उन्होंने कहा है कि अपना घर उन्होंने इस वक्त रीफाइनेंसिंग के थ्रू कुछ पैसा निकालना चाहते हैं। हमारे एक लिसनर विशेष का मैसेज आया है। थैंक यू फॉर योर मैसेज विशेष। तो वो कहते हैं कि अभी मैं रुकूं क्योंकि इस वक्त तो मेरे घर की जो इवैल्यूएशन है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो क्या उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए एंड ऑफ अक्टूबर तक का? नहीं, मतलब क्या वो उसमें से इक्विटी निकालना चाहते हैं? क्या समझा नहीं मैं उनकी बात। क्या घर की इक्विटी निकालना चाहते हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि अभी जो है रुक जाए, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हीलॉक लें। हीलॉक के अंदर अगर यूज करेंगे तो इंटरेस्ट देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। तो वो उसके अंदर बड़ी भारी नेगोशिएशन चल रही है। ये मैं बता दूं, जो बिग 5 बैंक हैं, इनका आपस में ही कंपटीशन बड़ा जबरदस्त चल रहा है। उनका आपस में एक बड़ा भारी कंपटीशन चल रहा है। अभी भी ये रिपोर्ट, चलो मैं बात ही कर लेता हूँ, ये आरबीसी की रिपोर्ट है कि 27% इनकी जो ड्रॉप हुई है मॉर्गेजेस। बताइए 27% ड्रॉप होने का मतलब क्या होता है कि दे आर पैनिक्ड। और ये बैंक आपस में, मेरे को अभी लास्ट वीक किसी ने प्रोग्राम में बताया था कि उनको बैंक ने 3 ईयर क्लोजिंग 4.65 की ऑफर करी है, जो कि पहले 5.05 थी। इज इट गुड? मैं कहूँ अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। इसको आप 4.25 से लेके 4.3 तक लाइए, वो मान जाएंगे। और नेक्स्ट शो में ही अगले हफ्ते उन्होंने मुझे बोला कि यस सर वो हो गया, उन्होंने मेरे को 4.25 दे दिया। तो
नेगोशिएशन करो। इस वक्त बैंक को जरूरत है। आपको लगता है कि आपको मॉर्गेज की जरूरत है? जी नहीं, हमें तो जरूरत है, हमसे ज्यादा जरूरत लेंडर्स को है देने की, क्योंकि उनको क्लाइंट नहीं मिल रहे। तो ये मान के चलिए हमारी नेगोशिएशन, इसी को तो कहते हैं शालिनी जी कि नेगोशिएशन स्किल यही होती है कि हम उसका फायदा उठाए मौके का। हम ये कह रहे हैं हमें जरूरत है, अरे दूसरे को भी तो जरूरत है, उसका भी तो बिजनेस चल रहा है। जी अपना फियर ना दिखाएं, दूसरे के फियर को बचाने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक बात है। उसके डर को और बढ़ा दें ताकि वो दे दे आपको, और बोले देते हो, नहीं देते तो मैं जाता हूँ दूसरी तरफ। ठीक है, और वो दे रहे हैं। नेगोशिएशन बहुत खुल के हो रहा है। मैंने खुद करके देखा है। मेरे को पीछे मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी, उन्होंने उसको फिक्स कर दिया मेरे को, क्या कि यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। मैं कहा हेलो, आई एम नॉट हैप्पी, जस्ट गो गेट इट बैक। डिड आई आस्क यू फॉर फिक्स्ड? वो जान के फिक्स करने की कोशिश करते हैं ताकि अब इंटरेस्ट कम होना है तो फंसा लो 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। मेरे से बल्कि उनको डांट पड़ी, बिकॉज ऑफ प्राइवेट बैंकिंग है मेरी, तो वो इंडिविजुअल ध्यान रख लेते हैं। तो मैंने वापस मैसेज दिया कि नो, पुट इट बैक टू वेरिएबल। मैंने कभी नहीं कहा आपको करने के लिए, ना मैं चाहूंगा। तो उनको जरूरत हो किसी देखो, एक बात शालिनी जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपको बैंक कह रहा है ना फिक्स करो जी, तो ये अपने बेनिफिट के लिए कह रहा है। सही बात है। और जब बैंक कह रहा है आपको लेंडर की वेरिएबल करो, तो अपने बेनिफिट के लिए कह रहा है। आपने उनकी बात नहीं सुननी, आपने किसी सियाने बंदे से बैठ के, प्रोफेशनल से बैठ के सलाह लेनी है, तब करना है काम आपके बेनिफिट के लिए। आपको मैं देखता हूँ कि काउंटर में जब खड़े होते हैं ना बैंक में, भैया एम्प्लॉय, देखो मैं आपको बताती हूँ ऐसे करो। अरे वो क्या बताती है? अपने उसको जो टारगेट मिला हुआ बैंक के अंदर, उसने वो पूरा करना है। राइट जी। वेरी इंटरेस्टिंग। 6478648844 ये मैजिकल 10 नंबर्स हैं दोस्तों। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, विजिट करें teamsabarwal.com। अब पीके जी, आपने जैसा कहा कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर हमारे लिसनर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो एक बढ़िया सा फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट साबित होगा? शालिनी जी देखो, ये प्रोजेक्ट लगभग 400 है पूरे जीटी के अंदर, 400। लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं कि उन बिल्डर्स को टारगेट कर रहे हैं हम लोग। कल भी मेरा एक लंच था किसी बिल्डर के साथ, और रात को डिनर भी था किसी के साथ। कल पूरा दिन इसी बात में निकल गया। तो उनसे हम इस बात को नेगोशिएट कर रहे हैं कि उनको कितनी जरूरत है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ, तो शुरू में वो उसके अंदर इंसेंटिव्स की ज्यादा बात नहीं करेंगे, और किसी का अगर मान लीजिए 70% से ज्यादा बिक गया प्रोजेक्ट, वो भी इंसेंटिव्स की बात नहीं करेंगे, ज्यादा करेंगे, लेकिन वो बेचना वो भी जाते हैं पर कम। पर वो बिल्डर जिसका 70% टारगेट ऑन पेपर सेल में कुछ यूनिट कम रह गए, 5, 10, 15, वो ह्यूज हमारे से नेगोशिएट करेंगे इंसेंटिव्स के लिए, क्योंकि उन्होंने जब 10-15 यूनिट के लिए फाइनेंस उनका रुका होता है। तो हमने वो प्रोजेक्ट ढूंढे हुए हैं टॉप ऑफ द टॉप बिल्डर्स कि भी चलो आप 10-12 यूनिट्स कॉस्ट में दे दो हमारे को। हमने $3-3 लाख तक का नेगोशिएशन करके दिया है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट। छोटे से छोटे यूनिट में भी हमने 150,000 का नेगोशिएट करके दिया है। जो प्राइस है उसके ऊपर सीधा कम कर दो। और उसके बाद इसके अंदर लो राइज भी है, हाई राइज भी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि भी कोई भी दे रहा है तो ले लो, लेकिन हमको ये भी देखना होता है साथ में कि इसकी क्लोजिंग कब है। ये ना हो ना बिल्डर मुझे कह रहा है कि 50,000 में कम कर देता हूँ, मेरी क्लोजिंग इसी साल कर दो। मैं उसको कहता हूँ तुम 50,000 एक्स्ट्रा ले लो, क्लोजिंग 2 साल के बाद कर दो। तो ये भी डिपेंड करता है कि क्लोजिंग कब हो रही है, ताकि हम इंटरेस्ट का फायदा उठाएं और हमारा पैसा ज्यादा लंबा काम करे। हमारे पास लो राइज फ्री ओल्ड टाउन हाउस अभी हमने ओकल में हम बेचने, लास्ट वीक ही मैंने 5 यूनिट्स बेचे हैं, लॉट्स बेचे हैं 5 ह्यूज डिस्काउंट के साथ। हैमिल्टन में हमारे पास बड़ा जबरदस्त है, डाउनटाउन में हमारे पास जबरदस्त है, यू नेम इट वी हैव। हमने करीब 5 के करीब ऐसे प्रोजेक्ट चूज किए हुए हैं जिसके अंदर हमने बहुत बड़ा इंसेंटिव लाए हैं। और उसके अंदर हमें एक बात क्लियर कर दूं कि हम उसको ऑनलाइन बता नहीं सकते, क्योंकि मैंने उनसे नेगोशिएट किया हुआ है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, ह्यूज वॉल्यूम के साथ। तो जब तक मिलेंगे नहीं मैं बता नहीं पाऊंगा कि मैं क्या आपको दे पाऊंगा। जी इंटरेस्टिंग। पीके जी एक मैसेज आया है मेरे पास। ये सविता है जो अभी यहाँ पर पहुंची हैं कनाडा अबाउट ईयर बैक। तो कहती है एक बार डाउट्स अपने क्लियर करना चाहती है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के हिसाब से जो अभी चेंजेस अनाउंस हुए थे फॉर देयर बेनिफिट। तो वो एक बार फिर से जानना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा कंफ्यूजन है कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स को किस किस तरह के बेनिफिट्स इस वक्त मिल रहे हैं टू इन्वेस्ट। नहीं, वैसे तो टोटल बेनिफिट इतने खास नहीं है, $4,000 तक के हैं, उसको छोड़ दो। लेकिन जो असली बेनिफिट इनको है वो ये है, इनको रियल बेनिफिट जो है 30 ईयर अमोर्टाइजेशन। ओके, मेन तो इनके लिए 30 ईयर अमोर्टाइजेशन है। और अगर इनको 1 साल ही हुए तो इनके क्रेडिट के ऊपर इतना जोर नहीं डाला जाएगा। और क्योंकि इनके अभी क्रेडिट डेवलप होने में सब जानते हैं कि टाइम लगता है, तो अगर इनका क्रेडिट
रिपोर्ट इनकी कम भी बताती है इनका क्रेडिट स्कोर, तो इनके ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा। फर्स्ट 2 इयर्स के अंदर अंदर क्रेडिट स्कोर के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ इनकी इनकम सोर्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो इनको भी इसका बेनिफिट है सविता जी को कि ये इस बात की चिंता ना करें, क्योंकि सब जानते हैं कि 1 साल में क्रेडिट डेवलप होने में टाइम लगता है, 1 साल में इतनी जल्दी नहीं लगता। प्लस ऑन द नेट से लगभग 4,000 का इनको बेनिफिट होता है फर्स्ट टाइम, उसको एवरेज में बता रहा हूँ आपको। पर मेन इनको जो भी सरकार ने दिया वो 30 ईयर अमोर्टाइजेशन जो इनको दी है वो के लिए बहुत 8% इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। यानी कि अगर आपकी 2,000 अगर पेमेंट थी, 8% कम अगर हो गया तो 1,840 रह गई। तो ये इनका मेन है। अच्छा, ओके। और एक और सवाल हमारे पास आया था इनफैक्ट लास्ट वीक, जो हम नहीं इंक्लूड कर सके थे शो में, वो ये था कि एक जो टसल हमेशा चलती रहती है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। लैंडलॉर्ड कहता है मैं ठीक हूँ, टेनेंट कहता है मैं ठीक हूँ। तो ये बहुत हैरान परेशान है अपने टेनेंट से। तो कहते हैं कि जब भी कुछ मैं एक्शन लेना चाहता हूँ वो कह देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे आप नहीं निकाल सकते। तो और साथ ही उन्होंने एक बेनिफिट ऑफ डाउट के चक्कर में उन्होंने ऐसे ही दे दिया, यू नो, sometimes we don't sign the papers, we just feel कि it's a known person. तो वो he is being harassed according to him by his tenant. तो क्या करना चाहिए उन्हें? ये तो मैं नई बात सुन रहा हूँ, यहाँ पर टेनेंट हैरेस कर रहा है। सुना तो हमने आज तक यही था कि लैंडलॉर्ड हैरेस करता है, तो ये तो रिवर्स हो गया। मतलब बिल्ली जो है शेर के आगे खड़ी हुई है और उसको बता रही है कि शेर तो मैं हूँ, तू कहाँ है। तो बात ये है कि नॉन पेमेंट के ऊपर भी आजकल दिक्कत ही आ गई है। कोर्ट में डेट जो है ना बड़ी लंबी चल गई है, पर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट उसकी डेट जल्दी पड़ रही है। नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के अंदर आपको 6-6 महीने की 7-7 महीने की डेट पड़ रही है। आप हंसोगे, मैं 6-7 महीने को जल्दी बता रहा हूँ। तो ये जो है N4 इसको नोटिस कहते हैं, N4 नोटिस देके मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि प्लीज मेरी बात को मत सुनिए, खुद नोटिस मत दीजिए, पैरालीगल से बात करिए और उसके बाद ये निकलेगा। लेकिन जब वो निकलेगा तो उसके बाद आपको उसका क्रेडिट जरूर खराब करना है, क्योंकि फिर उनको आदत पड़ जाती है। फिर दूसरे लैंडलॉर्ड को जाएंगे, उसका भी रेंट रोक देंगे, तीसरे को जाएंगे। अगर एक बार उसको अगर आपने उसका क्रेडिट खराब कर दिया तो उसको समझ आ जाएगी भी ये मैं ऐसे बार बार नहीं कर सकता। हरेसमेंट की बात यह है कि पहले तो लैंडलॉर्ड को ये देखना है कि भी मैंने अपनी तरफ से कोई गलत काम तो नहीं किया होगा। सपोज करिए कल को जो उसको जो आपने एमिनिटीज दे रखी है, उसका फ्रिज खराब हो गया, आप ठीक नहीं कर रहे तो रोक सकता रेंट। आपका डिश वॉशर खराब कर दिया रोक सकता, लेकिन आपने क्या इमीडिएट एक्शन लिया? ठीक होने में चाहे 15 दिन लग जाए, दैट डिफरेंट थिंग, पर क्या आपने 24 आवर के अंदर एक्शन लिया? वो आपको अगर 1-2 हफ्ते से कह रहा है कि मेरा डिश वॉशर खराब है और आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, तो देन यस ही हैज द राइट टू होल्ड योर रेंट। तो ये भी हमें देखना पड़ता है कि उसको जो चीज हमने उसको प्रॉमिस की थी रेंट में, क्या हम उसको पूरी दे रहे हैं। लेकिन ये बहुत रेयर केस है जबकि वो आपको रेंट ही नहीं दे रहा या रेंट देने में देरी कर रहा है, वो भी आपकी फेवर में बड़ी जल्दी चला जाता है। और जिसको मैंने अभी बताया N4, कई बार ओवर क्राउडिंग की वजह से भी आपको जल्दी कोर्ट से मिल जाता है। मैंने ये देखा है कि आपने रेंट तो दिया 2 बच्चों को, वहाँ बैठे हुए 4 बच्चे। तो आप जाते हो तो वो कहते हैं जी हमारे को मिलने के लिए आए हुए हैं। तो वो 15 दिन के बाद जाते हो फिर बैठे होते हैं हमें मिलने आए हुए हैं। सिर्फ बहाना है। ये ओवर क्राउडिंग के ऊपर N5 का नोटिस देके भी आप इमीडिएटली देखो, सिंपल सी बात है शालिनी, आपने इसको लूज नहीं छोड़ना। बिल्कुल। जब आप लूज छोड़ोगे तो आप वीक पड़ जाओगे, आप ही को नुकसान है। 3 दिन तक अगर आपको रेंट नहीं आता तो चौथे दिन आपको N4 उनको चले जाना है, एंड ऑफ टेनेंसी का नॉन पेमेंट रेंट का आपको नोटिस चले जाना चाहिए। हम इंतजार करते रहते हैं, कई बार मुझे मैसेज आते हैं जी 3 महीने तो पेमेंट नहीं देती, मैं की करा? मैं कहा तू बैठा रहा, 3 महीने तू वेट करता रहा, 30 महीने और कर ले फिर वेट। व्हाई यू वेटेड फॉर 3 months? तो ये उनका जवाब है जी जिन्होंने आपसे पूछा लास्ट वक्त जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो वेल थैंक यू सो मच पीके जी फॉर दिस प्रेशियस टाइम। और नंबर मैं फिर से बता दूं दोस्तों, कॉल और टेक्स्ट कर दीजिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो 647-864-8844 647-864-8844 या विजिट करें वेबसाइट teamsabarwal.com। और हैव अ वंडरफुल डे, फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, बाय बाय।